82 साल का बुजुर्ग बेटा बेटा ये सोच रहा था और उनकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि ये अंग्रेज अब मेरे साथ न जाने क्या सुलूक करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और आपको संपूर्ण कहानी बताते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जिक्र आते ही उनकी शायरी और हिंदुस्तान से उनकी मोहब्बत की बात भी होती है। कहने को तो वह 1837 में बादशाह बन गए थे, लेकिन तब तक देश के काफी बड़े इलाके पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। सल्तनत के नाम कर इनके पास अब कुछ ही इलाके बचे थे। 1857 में क्रांति की चिंगारी भड़की तो सभी विद्रोही सैनिकों और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट भी माना और उन्होंने भी अंग्रेजों को खदेड़ने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन 82 बरस के बूढ़े बहादुर शाह जफर की अगुवाई में लड़ी गई ये लड़ाई कुछ ही दिन चली और 21 सितंबर को अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। बहादुर शाह की गिरफ्तारी का जिम्मा हॉडसन को सौंपा गया। विलियम हॉडसन। जब हॉडसन ने हुमायूं के मकबरे का रुख किया तो उनके दल पर अभी भी दिल्ली की सड़कों पर मौजूद विद्रोहियों में से किसी ने फायर नहीं किया। हॉडसन को जरूर इस बात का फिक्र भी था कि पता नहीं हुमायूं के मकबरे पर मौजूद लोग उनके साथ कैसा सुलूक करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने आप को पहले मकबरे के पास मौजूद खंडरों में छिपा लिया था। हाल ही में 1857 के विद्रोह पर किताब द सीज ऑफ दिल्ली लिखने वाले और इस समय लंदन में रह रहे अमरपाल सिंह बताते हैं कि हॉडसन ने मकबरे के मुख्य द्वार से महारानी जिन्नत महल से मिलने और बादशाह को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार करने के लिए अपने दो नुमाइंदे मौलवी रजब अली और मिर्जा इलाही बख्श को भेजा। बादशाह जफर अभी तक हथियार डालने के बारे में वो मन नहीं कर रहे थे। 2 घंटों तक कुछ भी हलचल नहीं हुई। तब हॉडसन यह सोचने लगे कि शायद उनके नुमाइंदे की मकबरे के अंदर हत्या कर दी गई। लेकिन तभी हॉडसन के नुमाइंदे इस संदेश के साथ बाहर आए। जफर सिर्फ हॉडसन के सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। जब हॉडसन खुद जनरल अर्चडेल विल्सन द्वारा दिए गए वादे को उनके सामने दोहराएंगे कि उनके जीवन को बख्श दिया जाएगा। अंग्रेजी खेमे में इस बात पर शुरू से उलझन थी कि किसने और कब बहादुर साहब को उनकी जिंदगी बख्श देने का वादा किया था। इस बारे में गवर्नर जनरल के आदेश शुरू से ही साफ थे कि विद्रोही चाहे कितने ही बड़े या छोटे क्यों न हो, अगर वो आत्मसमर्पण कर रहे हो तो उनके सामने कोई शर्त या सीमा नहीं रखी जाएगी। शुरू में जब अंग्रेज दिल्ली में घुसे तो बादशाह ने किले के अंदर अपने महल में ही रहने का फैसला किया। 16 सितंबर 1857 को खबर आई कि अंग्रेज सेना ने किले से कुछ 100 गज दूर विद्रोही ठिकाने पर कब्जा कर लिया और वो सिर्फ इसलिए किले में प्रवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सैनिक बहुत कम है। 19 सितंबर को बादशाह ने अपने पूरे परिवार और अमले के साथ महल छोड़कर अजमेरी गेट के रास्ते पुराने किले में जाने का फैसला कर लिया। 20 सितंबर को अंग्रेजों ने खुफिया सूत्रों से खबर मिली कि जफर पुराना किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए हैं। मैंने अमरपाल जी से पूछा कि एक तरफ तो अंग्रेजी विद्रोहियों को बेरहमी से सरेआम फांसी पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बादशाह की जिंदगी बख्शने के लिए तैयार थे। इसकी क्या वजह थी? तो उनका जवाब था, एक तो बहादुर साहब जफर बहुत बुजुर्ग थे और वो इस विद्रोह के सिर्फ नाम मात्र के नेता ही थे। दूसरे, अंग्रेज दिल्ली में दोबारा घुसने में सफल जरूर हो गए थे, लेकिन उत्तरी भारत के दूसरे हिस्सों में लड़ाई अब भी जारी थी
और अंग्रेजों को कहीं न कहीं डर था कि अगर बादशाह की जान चली गई तो विद्रोही की भावनाएं भड़क सकती है। इसलिए विल्सन इस बात पर राजी हो गए कि अगर बादशाह आत्मसमर्पण कर देंगे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी और उनको मारा नहीं जाएगा। विलियम हॉडसन ने अपनी किताब ट्रेवल्स ईयर्स ऑफ द सोल्जर्स लाइफ इन द इंडिया में एक प्रत्यक्षदर्शी ब्रिटिश अफसर द्वारा उनके भाई को लिखे पत्र के हवाले से लिखा कि मकबरे से बाहर आने वालों में सबसे आगे थी महारानी थी जिन्नत महल। उसके बाद पालकी में बादशाह बहादुर शाह जफर चल रहे थे। हॉडसन ने आगे बढ़कर बादशाह से हथियार डालने के लिए कहा। जफर ने उनसे पूछा, क्या आप भी हॉडसन बहादुर हैं? क्या आप मुझसे किए गए वादे को मेरे सामने दोहराएंगे? कैप्टन हॉडसन ने जवाब दिया कि जी हाँ सरकार। आपको यह बात बताते हुए खुशी हो रही कि अगर आपने हथियार डाल दिए तो आप जिन्नत महल और उनके बेटे के जीवन को बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको बचाने की कोशिश की गई तो मैं इसी जगह आपको कुत्ते की तरह गोली से उड़ा दूंगा। तब बुजुर्ग बादशाह ने अपने हथियार हॉडसन को सौंपे, जिसे उसने अपने अर्दली को थमा दिया। शहर में घुसने के बाद बादशाह जफर को पहले बेगम समरू के घर में रखा गया। HM 61 के 50 जवानों को उनकी निगरानी के लिए चुना गया। कैप्टन चार्ल्स ग्रिथिप उन अफसरों में थे जिन्हें बहादुर शाह जफर की महारानी की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में उन्होंने अपनी किताब द नैरेटिव ऑफ द सीज ऑफ दिल्ली में लिखा, मुगल राजवंश का आखिरी प्रतिनिधि एक बरामदे में एक साधारण चारपाई पर बिछाए गए गद्दे पर पालती मानकर बैठा हुआ था। उनके रूप में कुछ भी भव्य नहीं था, सिवाय उनकी सफेद दाढ़ी के जो उनकी कमरबंद तक पहुंच रही थी। मध्यम कद और 80 की उम्र पार कर चुके बादशाह सफेद रंग की पोशाक पहने हुए थे और उसी कपड़े की एक पगड़ी उनके सिर पर थी। उनके पीछे 2 सेवक मोर पंखों से बनाए गए पंखों से उन पर हवा कर रहे थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था और उनकी नजरें जमीन पर गड़ी हुई थी। उनसे 3 फीट की दूरी पर एक दूसरे पलंग पर अंग्रेज अफसर बैठा हुआ था। उसके दोनों ओर संगीन लिए 2 अंग्रेज सैनिक खड़े हुए थे। अफसर को निर्देश थे कि अगर बादशाह को बचाने की कोशिश होती है तो वो अपने हाथों से बादशाह को वहीं गोली से उड़ा दो। उधर बादशाह को पकड़े जाने के एक दिन बाद यानी 22 सितंबर तक जनरल आर्चडेल विल्सन ने तय नहीं कर पा रहे थे कि उस समय तक जीवित अब उनके शहजादों का क्या किया जाए, जो अभी भी हुमायूं के मकबरे में वो अंदर मौजूद थे। कैप्टन हॉडसन का मानना था कि इससे पहले कि वो भागने की कोशिश करें, उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। इन शहजादों की सहमति से हॉडसन ने 31 सैनिकों का एक गिरफ्तारी दल बनाया, जिसने उनकी मदद कर रहे लेफ्टिनेंट मैकडोवल। ये पूरा दल घोड़ों पर धीरे धीरे चलते हुए हुमायूं के मकबरे के लिए रवाना हुआ। हॉडसन ने अपने साथ शाही परिवार के एक सदस्य और बादशाह के भतीजे को ले जाने की एहतियात बरती थी। उससे वादा किया था कि अगर वो उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करें और शहजादों को हथियार डालने के लिए राजी कर ले तो उनकी जान भी बख्श दी जाएगी। उसको शहजादों को पहचानने का काम भी दिया गया था, क्योंकि हॉडसन खुद किसी शहजादे को देखा ही नहीं था, इसलिए वो उनको नहीं पहचानते थे। हॉडसन मकबरे से आधा मील पहले ही रुक गए। उन्होंने बादशाह के भतीजे और अपने मुख्य खुफिया अधिकारी रजब अली को इस संदेश के साथ शहजादों के पास भेजा कि वो बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दें, वरना परिणाम झेलने के लिए तैयार रहें। हॉडसन अपनी किताब में लिखते हैं कि नुमाइंदे को शहजादों को हथियार डालने के लिए
और मनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। आधे घंटे बाद शहजादों ने होडसन को संदेश भेजकर पूछा कि क्या वो उन्हें मारने का वादा करते हैं। होडसन ने इस तरह का कोई वादा करने से इनकार कर दिया और उनके बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात दोहराई गई। इसके बाद होडसन ने शहजादों को उन तक लाने के लिए 10 सैनिकों का एक दल भेजा। इसके बाद लेफ्टिनेंट मैकडोवेल ने लिखा, थोड़ी देर बाद तीनों शहजादों बैलों द्वारा खींचे जा रहे एक छोटे रथ पर सवार होकर बाहर आए। उनके दोनों तरफ 5 सैनिक चल रहे थे। उनके ठीक पीछे 2 से 3 हजार लोगों का हुजूम था। उन्हें देखते ही मैं और होडसन अपने सैनिकों को पीछे छोड़कर उनसे मिलने अपने घोड़ों पर आगे बढ़े। उन्होंने होडसन के सामने सिर झुकाया। होडसन ने भी सिर झुकाकर जवाब दिया और रथ चालकों से कहा कि वो आगे बढ़ते चले जाएं। उनके पीछे भीड़ ने भी उनकी कोशिश की। होडसन ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया, अपने सैनिकों की तरफ इशारा किया और क्षण भर में उन्होंने भीड़ और रथ के बीच पोजीशन ले ली। शहजादों के साथ उनके हथियार और बादशाह के हाथी घोड़े और वाहन भी बाहर लाए गए, जो पिछले दिन बाहर नहीं आ पाए थे। शहजादों ने एक बार फिर पूछा कि क्या उन्हें जीवन दान दिया जा रहा है। अब होडसन लिखते हैं कि मैंने इसका जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, और उन्हें अपने सैनिकों की निगरानी में शहर की तरफ रवाना कर दिया। जब शहजादों ने आत्मसमर्पण कर ही दिया तो क्या मकबरे की तलाशी ली जाए। वहां छिपाई गई करीब 50 तलवारें मिली और 450 तलवारें एक साइड में और मिली। इसके अलावा वहां कई बंदूकें, घोड़े, बैल और रथ भी थे। मैकडोवेल ने उन्हें कहा कि वहां रुकना अब खतरे से खाली नहीं है। फिर भी हम वहां करीब 2 घंटे रुके। इस बीच लगातार वो सिगरेट पीता रहा ताकि उन लोगों को आवाज न मिल सकेगी मैं जरा भी परेशान हूं। थोड़ी देर में होडसन और मैकडोवेल अपने सैनिकों से जा मिले, जो शहजादों को अपनी निगरानी में शहर की तरफ ले जा रहे थे। बाद में होडसन और मैकडोवेल दोनों ने लिखा कि जब वो शहर की तरफ लौट रहे थे तो उन्हें खतरा महसूस हुआ। और अमरपाल सिंह कहते हैं, जब वो दिल्ली से 5 मील दूर थे तो होडसन ने मैकडोवेल से पूछा कि इन शहजादों का क्या किया जाए। तो मैकडोवेल ने जवाब दिया कि मैं समझता हूं उन्हें यहीं मार देना चाहिए। होडसन ने उन रथ को वहीं रोकने का आदेश दिया। होडसन ने उन तीनों शहजादों को रथ से उतरने और अपने बाहरी कपड़े उतारने के लिए बोला। कपड़े उतारने के बाद फिर रथ पर चढ़ा दिया गया। उनसे उनके अंगूठी, जेवर, बाजूबंद और रत्नों से जड़ी तलवारें भी छीन ली गई। होडसन ने रथ के दोनों तरफ 5-5 सैनिक तैयार कर दिए। तभी होडसन अपने घोड़े से उतरे और अपनी कोट रिवाल्वर से हर शहजादे को 2-2 गोली मारी और उन सब की वहीं हत्या कर दी गई। जब शहजादों से रथ से नीचे उतरने के लिए कहा गया तो वो बहुत आत्मविश्वास के साथ नीचे नहीं उतरे। उन्हें यह गुमान था कि होडसन सिर्फ अपने बल पर उन्हें मारने की जरूरत नहीं कर सकता। इसके लिए उन्हें जनरल विल्सन से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने अपने कपड़े भी ये सोचते हुए उतरे कि शायद अंग्रेज दिल्ली की सड़कों पर बिना कपड़ों के उनको घुमान कर उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं। और थोड़ी देर बादशाह के एक किन्नर और एक दूसरे शख्स ने, जिस पर कई लोगों की हत्या का आरोप था, और वो वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मैकडोवेल और उनके घुड़सवारों ने उनका पीछा कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। बाद में मैकडोवेल ने लिखा, तब तक 4 बज चुके थे। होडसन इन शहजादों के शवों को रथ में रखे हुए शहर में घुसे। उन्हें एक सार्वजनिक जगह पर ले जाकर एक चबूतरे पर लिटा दिया गया ताकि आम लोग उनका असर देख सके। उनके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, सिर्फ कुछ चीतड़ों से उनके गुप्तांगों को छिपा दिया गया था। उनके शिव वहां पर
24 सितंबर तक पड़े रहे। 4 महीने पहले इसी जगह पर उन्होंने हमारी महिलाओं की हत्या भी की थी। बाद में वॉटसन ने अपने भाई को पत्र लिखकर बताया कि मैंने भीड़ से कहा है कि वो वही लोग हैं जिन्होंने हमारी मजबूर महिलाओं और बच्चों की हत्या की थी। सरकार ने उनके काम की ये सजा दे दी है। मैंने खुद एक के बाद एक उनको गोली मारी और आदेश दिया कि उनके शवों को चांदनी चौक में कोतवाली के सामने चबूतरे पर फेंक दिया जाए। मैं निर्दयी नहीं हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मुझे उन लोगों से। बाद में रेवेरेंड जॉन रोटेन ने अपनी किताब द चैंपियंस नैरेटिव ऑफ द सीज ऑफ दिल्ली में लिखा था कि सबसे बड़े शहजादे की कदकाठी काफी मजबूत थी, दूसरा उससे उम्र में कुछ ही छोटा था, तीसरे शहजादे की उम्र 20 साल से अधिक नहीं रही होगी। कोक राइफल ने एक गार्ड को उनके शव की निगरानी के लिए लगाया गया था। उनके शव कोतवाली के बाहर 3 दिनों तक पड़े रहे। फिर उन्हें बहुत असम्मानजनक तरीके से कब्रिस्तान में दफना दिया गया। शायद इसका कारण बदला रहा हो, क्योंकि 3 महीने पहले विद्रोही ने अंग्रेजों के शवों को भी उसी जगह पर उन्हीं हालत में रखा था ताकि दिल्ली के लोग उन्हें देख सकें। 27 सितंबर को ब्रिगेडियर सोवर्स को दलबल के साथ बाकी जिंदा बचे शहजादों को पकड़ने के लिए भेजा। उस दिन सोवर्स ने 3 शहजादों मिर्जा बख्तावर शाह, मिर्जा मेंडू और मिर्जा जवान बख्त को हिरासत में लिया। अक्टूबर में शुरू में बादशाह के 2 और बेटों को पकड़कर गोली से उड़ा दिया गया। उन दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहियों की सेना का नेतृत्व किया था और उन पर अंग्रेजों का कत्लेआम का आरोप था। इस बीच एक अजीब सी घटना हुई। जब इन शहजादों को फायरिंग स्क्वाड द्वारा गोली मारी जा रही थी तो 60 राइफल्स के जवानों और कुछ गोरखा सैनिकों की गोलियां चलाई गई। इन शहजादों को या तो गोली लगी या नहीं, सिर्फ उन्हें घायल कर पाई। लेकिन इसके बाद एक प्रोवोस्ट सॉर्जोट ने इन शहजादों के सिर में गोली मारकर उनकी प्राण लीला समाप्त कर दी। लेकिन कर्नल E.N. ओमनी ने अपनी डायरी में लिखा था कि गोरखा सैनिकों ने जानबूझकर शहजादों के शरीर के निचले हिस्से में गोली चलाई ताकि उन्हें और तकलीफ हो और दर्दनाक मौत से मरे। उस समय उन्हें गंदे कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी मौत का सामना बहुत ही बहादुरी से किया था। लेकिन बादशाह जफर के 2 बेटे मिर्जा अब्दुल्ला है, मिर्जा कवैस अंग्रेजों के चुल्लू से भाग निकलने में कामयाब हो गए और दिल्ली की मौखिक कहानियों में उन्हें उर्दू लेखक अरश तैमूरी ने 20वीं सदी के आरंभ में अपनी किताब द किला ए मुल्ला है की झलकियों में रिकॉर्ड किया था और बताया गया कि दोनों शहजादों को एक सिल्क रिसालदार की देखरेख में हुमायूं के मकबरे में रखा गया था। उन रिसालदार को इन शहजादों पर रहम आ गया। उसने उनसे पूछा कि तुम यहाँ खड़े क्यों हो। उन्होंने जवाब दिया कि साहिब, हमें वहाँ खड़े होने के लिए कहा गया है। उस सिख ने उन्हें घूरते हुए कहा, अपनी जिंदगी पर रहम खाओ, जब वो अंग्रेज लौटेगा तो तुम्हें पक्का ही मार डालेगा। तुम जिस दिशा में भाग सकते हो भागो और सांस लेने के लिए भी तुम रुको मत। ये कहकर रिसालदार ने अपनी पीठ उनकी तरफ कर ली। दोनों शहजादे अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। बाद में मीर ख्वाहिश किसी तरह फकीर के भेष में उदयपुर पहुंचने में सफल हो गए। वहां के महाराजा ने उन्हें संरक्षण देते हुए 2 रुपये रोज के वेतन पर अपने यहाँ काम पर रख लिया। ओडसन ने ख्वाहिश को ढूंढने की एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उसे सफलता न मिल सकी और वो उनको न ढूंढ पाए। बहादुर शाह जफर का बेटा दूसरा अब्दुल्ला भी अंग्रेजों का हाथ नहीं लगा और उसने अत्यंत गरीबी में अपनी पूरी जिंदगी टोंक रियासत में बिताई। बहादुर शाह के बाकी बेटों को या तो फांसी दे दी गई या काला पानी की लंबी सजा काटने के लिए
जेल भेज दिया गया। कुछ शहजादों को आगरा, कानपुर और इलाहाबाद की जेलों में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रखा गया, जहां 2 वर्ष के भीतर ही उन्हें अधिकतर की मौत हो गई। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को न मारने के लिए अपने वादे को पूरा किया। उन्हें दिल्ली से बहुत दूर बर्मा भेज दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 की सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। तो नमस्कार दोस्तों, ये था हमारा बहादुर शाह जफर की कहानी का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।